नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आज हम आपके लिए फिजिक्स का टॉपिक लेकर आए हैं और फिजिक्स में भी हम टॉपिक उठाना चाहते हैं। तो आज ले रहे हैं हम दाब को, यानी आज हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? दाब को डिस्कस करने वाले हैं। दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। तो आज हम इसको लेने वाले हैं। अब आखिर ये दाब क्या होता है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर ये दाब होता क्या है। तो देखिए दाब क्या होता है। कोई भी सतह पर जो बल लगाया जाता है, उस जिस क्षेत्रफल पर यानी कि जो बल लगाया गया है, तो यानी कि क्षेत्रफल और बल, इन दोनों का जो विभाजन होता है, यानी कि बल में जो है क्षेत्रफल, यानी कि कितना बल लगाया गया कितने क्षेत्रफल पर, उन दोनों का जो भागफल होता है उसी को हम दाब कहते हैं। तो यानी कि दाब की डेफिनेशन हमारी क्या बन जाएगी? यानी कि किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? हम लोग दाब कह देते हैं। अब यहाँ पर बल का है या क्रियाशील बल का है, क्योंकि वो लगा हुआ है उसी समय की हम बात करेंगे, तो क्रियाशील बल या बल, जिसे हम क्या कहेंगे? दाब कहेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा हमारा? दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल। क्या बन गया? दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल। अगर इनके इंग्लिश में अगर हम इसको देखें तो दाब को क्या कहते हैं? प्रेशर, यानी कि P सिंबल हो गया। बल यानी कि बल को क्या कहते हैं? फोर्स, तो इसका क्या सिंबल हो गया? F, और क्षेत्रफल एरिया। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया फॉर्मूला? P इक्वल F अपॉन A। ये इसका आपका फॉर्मूला बन गया। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब यहीं से हम इसी फॉर्मूले से इसका यूनिट बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बल का यानी कि जो फोर्स होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? तो फोर्स की यूनिट होती है आपकी न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। और क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है? तो क्षेत्रफल की यानी कि एरिया, यानी कि साइड इनटू साइड, यानी कि मीटर स्क्वायर। तो यहां से इसकी यूनिट क्या बन गई? तो इसकी यूनिट दाब का मात्रक, यानी कि यूनिट क्या बन गया आपका? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए आपके सामने बना है बल को, यानी कि न्यूटन बल का जो मात्रक होता है क्या होता है? न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर। तो दोनों का हमने अपॉन में लिखा, तो क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो न्यूटन मीटर स्क्वायर है, अब इसी को हम ऐसा ही मात्रक है, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं? तो इसी के हम अगर इसी को बोलते हैं तो पास्कल बोलते हैं। किसको बोलते हैं? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों ही इसकी यूनिट है दाब की। तो दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। ये दोनों ही जो है इसकी यूनिट है। इसके साथ ही अगला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दो चीजें दिख रही हैं, क्षेत्रफल और बल। देखिए हमने यहाँ पर लिया, जिस तरह से मान लीजिए कि अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, एरिया किसी का बढ़ा देते हैं, तो उस पर बल कम लगेगा, और जब बल कम लगेगा तो क्या हो जाएगा? दाब कम हो जाएगा। पॉइंट यानी कि ये किस तरह से चल रहे हैं? दोनों विपरीत चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो यहां से हम एक पॉइंट और डिस्कस करें। क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब कम हो जाता है। दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब कम हो जाता है। तो यहाँ से इसका उल्टा पॉइंट एक और बना दिए कि क्षेत्रफल अगर जितना हम कम करते जाएंगे, क्षेत्रफल घटाने पर दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाता है। ठीक है, दोनों पॉइंट एक हो गए। क्योंकि देखिए एरिया बढ़ाएंगे तो बल उसका कम, एरिया ज्यादा लगाएंगे तो पूरे एरिया पे अगर बल फैलता है तो दाब कम हो जाएगा। उसी तरह से अगर उसका हम क्षेत्रफल घटाते हैं तो उसका दाब बढ़ जाएगा। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। इसमें एक पॉइंट और लिख देते हैं हम इसका, यानी कि ये राशि, अगर राशि की बात की जाए तो ये राशि कौन सी होती है? यानी कि तो राशि कैसी है? ये अदिश राशि है। कैसा है ये?
अदिश राशि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अब इसके बाद। चलो इसके बाद अगली हेडिंग हम देखते हैं। तो द्रवों में दाब, यानी कि जो लिक्विड्स होते हैं उन पर जो दाब लगता है उनके बारे में। द्रवों में दाब, तो देखिए द्रवों में जो दाब होता है यानी कि जो लिक्विड्स यानी कि जो तरल पदार्थ होते हैं उनमें दाब किस तरह से लगेगा। तो उनमें दाब जो लगता है यानी कि उनका जो भार होता है, द्रवों का जो भार होता है उसके द्वारा ही दाब लगता है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या बनेगी, द्रवों में दाब उसके भार के कारण होता है, के कारण होता है। तो द्रवों का जो दाब है वो किससे लगता है, तो द्रवों का जो दाब है वो उसके द्रव के भार से ही लगता है। अब यहाँ पर ये दाब किस में लगाया जाएगा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बर्तन है जिसमें यहाँ पर हमने लिक्विड्स भर रखा है। क्या भर रखा है, दाब भर रखा है। इसमें मान लीजिए यहाँ पर हमने एक कोई बस ऑब्जेक्ट्स यानी कोई एक वस्तु भी डाल दिया। तो ये तो यहाँ पर ये द्रव भरा हुआ है, तो अब ये द्रव कहाँ कहाँ पर यानी ये लिक्विड कहाँ कहाँ का पर दाब लगाएगा। तो देखिए इसका जो दाब है यानी कि ये जो अंदर इसमें जो भी वस्तु रखी हुई है, क्या उसके चारों तरफ उस पर दबाव नहीं लगेगा, बिल्कुल उस पर भी लगाएगा। इसके साथ ही साथ ये जो बर्तन है, तो क्या ये बर्तन की सतह पर दबाव नहीं लगा रहा है, तो यहाँ पर भी दबाव लगाएगा। तो यानी कि द्रवों का जो द्रव जो होता है वो उसके अंदर यदि कोई वस्तु यानी ऑब्जेक्ट्स होता है तो उस पर भी दबाव लगेगा, और जो पात्र है यानी कि जो बर्तन है जिसमें यानी कि वो पानी भरा हुआ है उसकी सतह पर भी लगाएगा। तो इसी पॉइंट को हम लिख लेते हैं। तो द्रव में स्थित वस्तु एवं पात्र दोनों की सतह पर दाब लगता है, दोनों की सतह पर दाब लगता है। ठीक है, अब क्यों लगता है, क्योंकि द्रव के भार के कारण ही तो दाब लग रहा था, इसी वजह से यहाँ पर दोनों में जो है दाब आपका लगता है। इसके बाद अगला पॉइंट हम इसके बारे में देखते हैं कि कोई द्रव है, जैसे अभी हमने देखा था यानी कि यहाँ पर जो लिक्विड में जो भरा हुआ है, लिक्विड से भरा हुआ है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डाल दिया हमने। तो इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ देखिए लिक्विड्स है यानी कि तरल, जो भी इसमें पदार्थ जो तरल भरा हुआ है वो स्थित है। तो देखिए इधर भी है इस साइड, यानी कि इसके चारों तरफ है कि नहीं है। तो यहाँ से हमारा एक पॉइंट क्या बनता है कि द्रव में स्थित वस्तु पर सभी दिशाओं में समान दबाव लगता है। क्या लगता है, समान दबाव लगता है। तो इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं। द्रव में स्थित वस्तु पर सभी दिशाओं में समान दबाव लगता है, समान दबाव लगता है। सभी दिशाओं में समान दाब लगता है। इसके बाद अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि फिर से हमने कोई बर्तन लिया, ठीक है। अब पहले हम यहां पर थे यानी कि इसमें इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट स्थित है इस जगह पर। तो अब पानी इसमें इतना भरा हुआ है तो इस पानी का दबाव इस पर रहेगा, ठीक है। अब हम पानी इसमें जो है लिक्विड यानी कि जो तरल भरा हुआ है उसकी मात्रा हम बढ़ा देते हैं, उसको हम यहां तक भर देते हैं। तो बताइए क्या इसमें हमने लिक्विड की मात्रा बढ़ाई है? लिक्विड की मात्रा बढ़ाई है तो उस लिक्विड का भार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? और अभी अभी हमने देखा था कि द्रव में जो दाब होता है उसके भार के कारण होता है। तो देखिए यहाँ पर जब इसका भार बढ़ा तो क्या दाब नहीं बढ़ेगा? अब हम इसको और बढ़ा दें, हम इसको और बढ़ा दें तो क्या और यहाँ पर और हमारा तरल बढ़ा तो और भार बढ़ा, यानी भार बढ़ा तो और दाब बढ़ेगा कि नहीं? तो यहाँ से हमारा एक पॉइंट क्या निकल करके आया,
यहाँ से निकल करके आया कि गहराई बढ़ने के साथ, क्योंकि देखिए तरल ऊपर जितना ज्यादा आएगा तो आपकी गहराई नीचे की तरफ उतनी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हमारा अगला पॉइंट क्या बना, गहराई बढ़ाने पर द्रवों का दाब बढ़ता है। यानी कि जितनी आप गहराई बढ़ाते जाओगे द्रवों में दाब जो है उतना ही आपका बढ़ता चला जाएगा। तो इसे आप नोट करिए। अगला पॉइंट देखते हैं हम इसके बारे में। देखिए अब इसके बाद दूसरी चीज आई, आपने देखा होगा, आप लोगों ने भी खुद से नोटिस किया होगा, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कहीं पर हम कोई सामान यानी कि जैसे तरल में डालते हैं तो कुछ सामान डूब जाता है, कुछ आपका नहीं डूबता है। तो ये किस चीज की वजह से होता है, तो ये चीज ये किसकी वजह से होता है, ये होता है आपका घनत्व की वजह से। किसकी वजह से होता है, घनत्व की वजह से। तो यहां पर हमारा पॉइंट बना कि दाब घनत्व पर निर्भर करता है। दाब घनत्व यानी कि डेंसिटी, दाब घनत्व पर निर्भर करता है। दाब जो है घनत्व पर निर्भर करता है। किस तरह से निर्भर करता है, तो घनत्व पर निर्भर करता है यानी कि किसी भी तरल का, यानी कि घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होगा, यानी कि घनत्व बढ़ाने पर क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा आपका। घनत्व पर निर्भर करता है, यानी कि दाब जो होता है ये डेंसिटी पर डिपेंड करता है। यानी कि जब हम उसका घनत्व बढ़ाएंगे, किसी भी तरल का यदि हम डेंसिटी बढ़ाते हैं तो उसका जो है प्रेशर भी है उसका पूरा, मतलब जितनी मात्रा में हम डेंसिटी बढ़ाते हैं उससे उतने ही रेशियो में, यानी उतनी मात्रा में आपका दाब भी बढ़ जाएगा। इसे आप नोट कीजिए। नोट हो गया ये, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब चलो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं द्रवों में दाब की गणना, यानी कि जो द्रव होते हैं उसमें जो प्रेशर है कितना लग रहा है, इसका हम कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहां पर क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी हम पहले इसके बारे में लिख देते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर उस बिंदु की गहराई और द्रव का घनत्व, गहराई यानी कि गहराई को हम क्या डी डेंसिटी, और गुरुत्वाकर्षण बल, यानी इसको क्या कह देते हैं हम, ग्रेविटी, यानी कि आपका जी। तो ये तीन चीज ली हमने, क्या क्या लिया आपका, अभी बिंदु की गहराई, द्रव का घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बल के गुणनफल के द्वारा गणना करते हैं, यानी इन तीनों का जो गुणनफल है उसी के द्वारा हम जो है यहाँ पर जो द्रव के अंदर जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्थित है, यानी उस पर कितना दाब जो लग रहा है उसकी जो कैलकुलेशन है वो हम इसके द्वारा करते हैं। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाँ, द्रव में दाब बराबर, तो देखिए हमने क्या क्या लिया था, गहराई इंटू दूसरा क्या लिया था हमने, घनत्व, और तीसरा क्या लिया था हमने, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये तीन जो हैं, इन तीनों का ही जो गुणनफल है ये आपका क्या कहलाता है, दाब। तो यहाँ पे अगर हमें
इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये गहराई को क्या किससे डिनोट कर सकते हैं हम? गहराई यानी कि हाइट h, घनत्व यानी डेंसिटी तो d, और गुरुत्वाकर्षण यानी इसको किससे लिया? स्मॉल g से। तो ये बन गया आपका HdG। ये यहाँ से आपका द्रव, जो द्रव के अंदर जो दाब लगता है उसके लिए फॉर्मूला है आपका, ये तैयार हो गया, नोट करिए आप। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? देखिए यहाँ पर ये गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, तो यहाँ पर ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण है ये, ठीक है। तो वही चीज हमें यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, गुरुत्वीय त्वरण। क्योंकि दो जी होते हैं आपको पता है, एक कैपिटल जी और एक स्मॉल जी। ये होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल और ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है? त्वरण की बात हुई है, गुरुत्वीय त्वरण लिया है। इसके बाद अब इसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं। ये आपका नोट हो गया तो इसे इरेज करते हैं हम, आगे देखते हैं। आगे है, अब हम इसके नियमों के बारे में, जो पास्कल ने 3 नियम दिए थे, हम उन नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो द्रव दाब संबंधी पास्कल के नियम, द्रव दाब संबंधी पास्कल के नियम। तो यहां से हम इसका पहला नियम पढ़ते हैं। प्रथम नियम, तो जो पास्कल ने 3 नियम दिए थे उन नियमों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला नियम बनता है कि यदि जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय जो प्रभाव है, इसको नगण्य माना जाए। क्या? गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो जो संतुलन, नगण्य मानकर संतुलन की अवस्था में सभी दिशाओं में जो है दाब समान रहता है। तो यही हमें आप इनका जो पहला नियम था उसको हम लिख लेते हैं। यदि गुरुत्वीय यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में प्रत्येक दिशा में दबाव समान रहता है। तो क्या पॉइंट था इनका? इन्होंने कहा था कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को हम नगण्य यानी कि शून्य मान लें, ना के बराबर, तो और संतुलन की अवस्था हो यानी कि स्थिर अवस्था हो, यानी कि हलचल उसमें द्रव में नहीं होनी चाहिए, तो संतुलन की अवस्था, तो जो प्रत्येक दिशा होगी उस प्रत्येक दिशा में जो दबाव आपका समान रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पर लिक्विड्स भरा हुआ है, इसमें ये हमारा लिक्विड भरा हुआ है, इसमें यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया इसमें। अब यहाँ पर आपको यदि ये लिक्विड को आप संतुलन, देखिए संतुलन का मतलब होता है बिल्कुल शांत। हमने कि यहाँ पर अगर कोई चीज हम इसको करते हैं और ये ऑब्जेक्ट रहेगा और इस तरल की बिल्कुल शांत स्थिति होनी चाहिए, तो और उस जगह पर हमने क्या मान लिया? गुरुत्वीय प्रभाव को भी हमने क्या मान लिया? नगण्य मान लिया। तो यहाँ पर क्या बताया गया? वही कि प्रत्येक दिशा में यानी कि चारों तरफ जो है दबाव कैसा रहेगा? आपका समान रहेगा। यही इनका जो पास्कल का ये प्रथम नियम था। इसे आप नोट करिए, फिर हम आगे दूसरा देखते हैं। तो इनका हम दूसरा नियम देखते हैं। अब हम चलो तो द्वितीय नियम देखिए, द्वितीय नियम में क्या कहा इन्होंने? पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। यानी कि किसी बर्तन में बंद द्रव के आगे से लिखते हैं, बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा
द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है तो बर्तन का आकार दाब को प्रभावित नहीं करता है। यह था इनका दूसरा नियम। अब हम इसको समझ लेते हैं। यानी कि हमने कोई बर्तन लिया, उस बर्तन में क्या किया, यानी कि उसमें जो द्रव है हमने उसको बंद कर दिया, यानी कि उसमें द्रव को पैक कर दिया। हाँ, तो बर्तन में हमने द्रव को बंद कर दिया। अब बंद द्रव पर हमने क्या किया, कोई बल आरोपित किया, यानी कि उस पर हमने क्या किया, कोई फोर्स लगाया। अब ये जो फोर्स वो जो बल जो लगाया वो द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। तो जो बर्तन का जो भी आकार होगा वो उस दाब को प्रभावित नहीं करेगा। यही था इनका पास्कल का द्वितीय नियम। और पास्कल के आपके दो नियम थे, तो दोनों नियम हम डिस्कस कर चुके हैं। आप इसे भी नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, फिर हम नोट हो गया, इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसमें अब हम डिस्कस करते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब ये क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, इसके बारे में पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब 76 यानी कि 76 सेंटीमीटर, वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ में 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। तो यानी कि लगाया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को हम गणना जो है किस तरह से करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब जो होता है ये 76 यानी 76 सेंटीमीटर यानी कि पारे की एक स्केल होती है, उसको क्या करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं और 45 डिग्री अक्षांशीय विस्तार पर समुद्र तल पर हम चेक करते हैं। तो वहां से हमें पता चलता है वायुमंडलीय दाब कितना है। इस तरह से हम जो है वायुमंडलीय दाब की जो है गणना करते हैं। इसके बाद वायुमंडलीय, अब यहाँ से अगला पॉइंट डिस्कस करें तो वायुमंडलीय जो दाब है इसकी गणना किसने की थी? सबसे पहले तो वायुमंडलीय दाब की गणना बॉन ग्यूरिक ने की थी। तो जो है आपकी वायुमंडलीय दाब की सबसे पहले जो गणना किसने की थी? वायुमंडलीय दाब की गणना जो है आपकी बॉन ग्यूरिक यानी कि ये जो वैज्ञानिक थे इनके द्वारा की गई थी। इसकी यूनिट की बात की जाए तो वायुमंडलीय दाब की यूनिट है आपकी बार। क्या होती है? वायुमंडलीय दाब की यूनिट बार होती है। क्या होती है? बार होती है। एक बार बराबर क्या होता है? 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। नोट हो गया इसे? आगे देखते हैं हम। देखिए, जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं
तो उसके साथ ही क्या होता है, हमारा वायुमंडल विरल होता जाता है, यानी कि वायुमंडल कैसा होता जाता है, कम होता जाता है। तो वायुमंडल यानी कि क्या पॉइंट बना हमारा यहाँ से कि ऊंचाई बढ़ाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। अब इसके कारण हमें समस्याएं क्या क्या आती हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। ऊंचाई बढ़ाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो इसके जो कारण क्या है, इसकी वजह से हमें समस्याएं क्या आती हैं, तो इसके हम कारण लिख लेते हैं जो हमारे एग्जाम्पल्स में पूछे जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हम ऊंचाई यानी कि ऊंचाई पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो जैसे कि जो हवाई जहाज के जो यात्री होते हैं, वो जो पेन होते हैं, फाउंटेन पेन, उनकी जो पेन से क्या होती है, इंक निकल जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है प्रेशर कम हो चुका है। तो क्या होता है, हवाई यात्रियों के फाउंटेन पेन से स्याही निकलना। दूसरा और पॉइंट डिस्कस करें तो जो पर्वतारोही होते हैं, जो ऊंचाई पर जाते हैं, यानी वो जो पर्वत पर जो चढ़ते हैं, तो आपको पता है कि उनकी ऊंचाई जमीन से ऊंचाई बढ़ती जा रही है, तो वायुमंडलीय दाब कैसा हो रहा है, वायुमंडलीय दाब घटता जा रहा है। तो वैसे क्या होगा उन लोगों को सांस लेने में, ठीक है, तो पर्वतारोहियों को सांस लेने में समस्या, ये इस तरह के जो आपके एग्जांपल्स बनते हैं, ये सभी किसकी हो जाएंगे, ये सभी आपके जो है वायुमंडलीय दाब के जो है वायुमंडलीय दाब के एग्जांपल्स हो जाएंगे। ये हमारे इसके एग्जांपल्स बन गए, यानी कि इसके क्या हो जाते हैं, एग्जांपल। अब यहाँ से हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो जो वायुमंडलीय दाब जो होता है, इसको मापते किससे, तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक, तो वायुमंडलीय दाब का आपका मात्रक क्या है, तो ये है आपका बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है, बैरोमीटर क्या करता है, किसी भी समय मौसम की ठीक जानकारी, यानी कि जो है सटीक जानकारी देता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद देता है, फिर आप नोट हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। हाँ, अब वायुमंडलीय दाब का हम इस्तेमाल कहाँ करें, यानी कि जो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो वो देखिए, तो इससे क्या करते हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, यानी कि जो भी मौसम होने वाला उसके, यानी कि मौसम से पूर्व हम इसका जो अनुमान लगाते हैं, ये मौसम का पूर्वानुमान। तो यहाँ पर क्या होता है, या इसके लिए 3 पॉइंट्स हम एक एक करके पॉइंट को देख लेते हैं हम। यदि पारा अचानक नीचे गिरता है, तो आंधी या तूफान आने की संभावना। दूसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो नंबर 2, यानी कि अगला पॉइंट देखते हैं। तो जो बैरोमीटर का पाठ्यांक, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे थे, यही पारा। तो बैरोमीटर का पाठ्यांक यानी कि जो पारा है, यहां पर क्या किया था, अचानक से नीचे गिरा था। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है, धीरे धीरे नीचे गिरता है, तो
बारिश होने की संभावना है। क्या होगा? तो बारिश होने की संभावना हो। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करें तो यही बैरोमीटर का पाठ्यांक, फिर से बैरोमीटर का पाठ्यांक। अब धीरे धीरे यहां पर क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। तो मौसम साफ रहने की संभावना है, मौसम साफ रहने की संभावना। तो ये थे आपके 3 पॉइंट जिनसे हम मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, ये पारे के द्वारा, इन्हें आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। अब हम देखते हैं जो गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। गलनांक एवं क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। गलनांक एवं क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, इनमें हम देखते हैं। यदि यहां पर क्या करेंगे हम, यदि गर्म करने पर जिन पदार्थों का गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ता है। इसके उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे मोम, घी आदि। देखिए क्या देखा हमने, यदि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, यानी गर्म करने पर जो चीजें आयतन में फैलते हैं, तो उनका क्या हो, ऐसे पदार्थों में यदि हम उनका दाब बढ़ाते हैं तो उनका गलनांक भी बढ़ जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो पॉइंट हम इसका देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिया था, गर्म करने पर जिन पदार्थों का, तो दूसरा इसका अपोजिट कर दूं, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी घटेगा। जैसे बर्फ। क्या है? बर्फ। क्या पॉइंट देखा हमने, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं यदि उन पे हम जो है दाब लगाते हैं, तो वहां पर क्या होगा, दाब लगाते हैं तो उनका गलनांक भी घट जाएगा। एक अगला पॉइंट हम देखते हैं, सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। सभी द्रवों का जो क्वथनांक है ये दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, इसे आप नोट कर लीजिए।